1971 में हमने जिस देश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई, आज वही बांग्लादेश हमारी पीठ पर खंजर भोग रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर उस्मान हादी की मौत का बहाना बनाकर हिंदुओं पर नरसंहार किया जा रहा है। भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है, भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब कुछ सोची समझी साजिश है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर कैप्टन सिकंदर रिजवी। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार सर। बांग्लादेश में दीपू चंद दास को जिस तरीके से प्रताड़ित कर सड़क पर जिंदा जला दिया गया और भारतीय दूतावास के बाहर जो भी प्रदर्शन किए गए, उन सब आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से बांग्लादेश बना है और शेख मुजीबुर रहमान जो उनके यहाँ के राष्ट्रपिता कहे जाते थे जी। वो बने थे और देश अलग हुआ था। यानी ये पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान को एक नए जन्म दिया, एक नए देश का जन्म दिया गया जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया, जिसमें भारतीय सेना से लेकर के और भारत के लोगों का, यहाँ की सरकार का मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना, मुक्ति वाहिनी पे जो वहाँ की सरकार की इस पाकिस्तान के खिलाफ थी, उनके साथ बहुत जुल्म ज्यादतियां हो रही थी। ये सब करने वाले मुसलमान थे, इधर भी उधर भी। हिंदू तादाद में बहुत कम थे वहां पर, उस एरिया में रहने वाले कम थे, ये समझ लीजिए आप, इस तरह कह सकते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर, और मुस्लिम थे सारे। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में वहां पर उभर कर आई हैं, कट्टरपंथी जो आए हैं, ये आज के नहीं, ये तब के हैं ये। लेकिन हुआ क्या कि जब बांग्लादेश बना, मुक्ति वाहिनी ने उसको मुक्ति दिलाई और वहां पर 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर ने सरेंडर किया। ये 71 की बात है, इतिहास है और इसके कोई मुकर नहीं सकता इन बातों को। और एक नए देश को जन्म दिया गया, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल था और उस समय की सरकार का भी रोल था। अब नाम लेने की हमें सबकी जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर कट्टरपंथियों के ऊपर जो नई सरकार आई डेमोक्रेटिक थी और उसने काफी उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी थी, ज्यादतियां कर दी थी। लेकिन बांग्लादेश के जो भी हालात बिगड़े हैं, जिसे कहते हैं कि वहां पर एंटी इंडिया हो जाना अचानक, और वहां पर बहुत सारी ताकतें हैं उसके अंदर। जॉर्ज सोरोस का भी नाम आ रहा है। जॉर्ज सोरोस वो है जिसने अपराइजिंग करवाई थी नेपाल के अंदर, और उसका भी नाम आ रहा है, और कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी आ रहा है, खासकर चाइना का भी आ रहा है। तो मैं सीधे किसी कंट्री को किसी को कैसे कह सकता हूं, क्योंकि वहां पर दखल इनका कम हो सकता है, लेकिन आईसिस का ज्यादा है, आईएसआई का ज्यादा है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस का, वहां के मुसलमानों को, कट्टरपंथियों को ऊपर उठाने का और डेमोक्रेटिक सरकार को गिराने का। वो नहीं चाहते हैं कि भारत से रिश्ते अच्छे हों। वजह क्या है कि बांग्लादेश में अगर पैर जमा लेगी आईएसआई या आईसिस, या समझ लीजिए कि उनके फेवर के, पाकिस्तान की फेवर की सरकार वहां पे आ जाएगी, या वहां पे बेसिस बन जाएंगे, चाइना बेस बना ले, अमेरिका अपना बेस बना ले, तो भारत के ऊपर एक परेशानी आ जाएगी। उसके 2 कारण हैं। दूसरा कारण क्या है? मिलिट्री की तो ही है, साथ साथ कल्चरल, साथ साथ जो रिलीजियस। और वहां पर इन लोगों ने क्या हरकत करी है कि शेख हसीना को भागना पड़ गया, और वहां पर क्या हुआ सबको पता है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। किस तरह से हिंदुओं पर उन्होंने ज्यादतियां करनी शुरू करी, किस तरह से उस लड़के को लोगों ने मारा है, किस तरह उसकी लिंचिंग करी है। और आप देखिए मॉब के तौर पे ऊपर आते हैं ये लोग, किस तरह से उसके साथ किया। अब इस समय जो है वहां पे हिंदुओं की जान का खतरा बना हुआ है। वहां पर बहुत से हिंदू बिजनेसमैन हैं और काफी तादाद में हिंदू हैं वहां पर, उनकी जान का खतरा बना है, उनके जानो माल का, उनके परिवार का, सब दहशत के अंदर है। और जिस तरह से ये निकल रहे हैं, ये सब कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है। जो लड़का मर गया जिसके पीछे काफी वहां पे लोग इकट्ठा हुए और कहते हैं कि बिल्कुल एक सैलाब आ गया था, वो क्या था? वो कट्टरपंथी था, वो एंटी इंडिया था। देखिए जो वहां पे कट्टरपंथी, वो एंटी इंडिया है। उसको मार दिया, अभी उसकी किसी एक ने और नेता को भी किसी ने मार दिया। अब कौन मार रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन वहां उसका जो हो रहा है वो हो रहा है किसी तरह हिंदुओं को यहां से निकाला जाए, हिंदुओं को मारा जाए और हिंदुओं के साथ ज्यादतियां की जाए, और की जा रही हैं। और आप देखिए कि यहाँ भारत में, भारत की बहुत सारी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बैठ करके यहाँ भारत का खाती हैं और भारत के हर चीज में चाहती हैं कि पूरा उनको हक मिले। उनके मुंह बंद हैं। देवबंद वाले बंद हैं। देवबंद में अभी देखिए तालिबान के वहां पे, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए तो तालिबान एक टाइम बिल्कुल एंटी इंडिया रहा है वो,
और तालिबानी तो बहुत ही सख्त कहे गए लड़ाके, वो सब वही जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें देवबंद के ही पढ़े हैं ज्यादातर। देखिए जितने भी टेररिस्ट है पाकिस्तान के अंदर देवबंद के पढ़े हैं। जी तो चलिए हम वो नहीं लेते, इस टाइम अफगानिस्तान वाला वो नहीं लेते हैं। तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आए, उसको भारत सरकार ने पूरा इंतजाम किया गया, देवबंद गए, मिल करके आए, अच्छी बात है। लखनऊ के अंदर नदवा है, उसके अंदर आते जाते रहते हैं। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन को, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मैं तो भूल ही गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, उसके अंदर शिया मौलाना भी है, उसके अंदर सुन्नी तो ही है। तो इनके बयान आने चाहिए थे, बांग्लादेशी जो वहां पे कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ आने चाहिए थे। अगर बयान ना आते तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते थे, उनसे इल्तिजा कर सकते थे कि साहब वहां हिंदुओं के साथ जुल्म मत करो। लेकिन जी किसी एक का स्टेटमेंट नहीं आया, एक का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, सबने बिल्कुल बोलतियां बंद कर रखी हैं। और आप देखिए वो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं उनके भी किसी के बयान नहीं आ रहे, जो बैठ जाते हैं और मोमबत्ती लेके पहुंच जाते थे इंडिया गेट के ऊपर, हाँ बिल्कुल उनके भी बिल्कुल किसी के बयान नहीं आ रहे हैं। सारे चुप्पी साधे हैं जो बंगाल में हो रहा है। उनसे पूछिए उनकी रातें, ठंडी रातें कैसे गुजरी वहां की हिंदुओं की। बहुतों लोग मेरे ऊपर, कई जगह मैं बोला हूं तो लोगों ने उंगलियां उठाई, देखिए इनको क्या परेशानी। अरे मुझे, मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ। और जब हमारा भारतीय चाहे किसी धर्म का हो, जात का, मैं कहता हूँ क्रिश्चियन सही, मैं कहता हूँ सिख सही, मैं कहता हूँ बुद्धिस्ट सही, किसी भी जात का है, प्रदेश के अंदर अगर उस पर जुल्म हो रहा होगा तो पहले हम भारतीय हैं जो उसके लिए खड़े होंगे। वहां पे ना तो हिंदू है ना मुसलमान है। और वो जो हिंदू है एक्चुअली देखिए तो वो हिंदुस्तानी ही है, वरना वो जी वहां पे धर्म कर्म ना कर रहे होते। वो कट्टरपंथी कब का उनका धर्म परिवर्तन करके मुसलमान को बना चुके होते। जो 75 सालों में जी मुसलमान जी नहीं बने वो आज भी हिंदू हैं, उन पे बस नहीं चला है तो हमारे ही लोग। जी और उनके साथ ये लोग, अब मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। भारत सरकार स्टैंड कर रही है, भारत सरकार बहुत सख्ती से पेश आने जा रही है, और हमें लग रहा है 1-2 दिन के अंदर कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं बांग्लादेश को लेकर के। इसके अंदर एक सर फैक्टर और है। हाँ, जी पूछिए सर आप इसी पूछिए। बीच आज एक हाँ बोल सर इसी बीच अभी एक खबर ऐसी आ रही है कि आसिम मुनीर ने आईएसआई का ढाका सेल जो है सक्रिय कर दिया है। क्या ये बांग्लादेश अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के इशारों पर चल रहा है या वैसा बनने जा रहा है? देखिए वहां पर आईएसआई के एजेंट वहां उतर चुके हैं, वहां पे अधिकार पहले से थे आईएसआई के वहां एजेंट। ये कट्टरपंथी जितने भी अच्छा मौलाना है, कोई ना कोई जो है वो आईएसआई के पेरोल के ऊपर होते हैं। ध्यान रखिएगा, दुनिया किसी कोने के अंदर हो, अगर वो पाकिस्तान से गए हुए या उर्दू स्पीकिंग है, बंगाल में तो उर्दू स्पीकिंग भी है, तो वो आईएसआई के पेरोल के ऊपर होते हैं, आईएसआई के भेजे होते हैं। भारत के अंदर कई ऐसे मौलाना पकड़े गए, कई ऐसे लोग पकड़े जो आईएसआई के पेरोल के ऊपर थे, या तो डॉक्टर तक के पकड़े गए भारत के अंदर, मुस्लिम थे सारे हैं। यहाँ पर कितने पकड़े गए देखिए। तो ये तो वहां पर पाकिस्तान चाह ही रहा है कि वहां पे गड़बड़ हो, और जानता है कि वहां पे अगर उनकी हुकूमत बन जाएगी, उनकी किसी कहते नहीं कि उनके फेवर का कोई वहां पर पावर के अंदर अगर बांग्लादेश के अंदर आ जाएगा तो उनको थोड़ा बहुत फायदा होगा। हम्म लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत उनका फायदा होने जा रहा है। जी बंगाल का, हाँ, बांग्लादेश का भी कुछ ना कुछ होगा, इसी 2-4 दिन के अंदर फैसला होगा। भारत सरकार तो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी, आई एम श्योर। जी सर मोहम्मद यूनुस के बारे में भी एक ऐसी खबर आ रही है कि उन्होंने इस बीच जो कुछ भी इस समय बांग्लादेश में हो रहा है और ऐसे समय पर उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी कि चुनाव जैसे तय था वैसे ही होना है। तो यूनुस को शांति नोबेल पुरस्कार मिला है और इस समय वहां पर शांति जैसा माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये सब चीजें सही हैं? क्या इसके पीछे कोई और साजिश है? साजिश है, 100% साजिश है। पहले तो उनको वहां पर देखिए, हम हमारे क्या भारत में क्या है कि यहाँ ऐसे हालात कहीं किसी प्रदेश में होते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता जी है, और वहां पर जब तक के माहौल ठंडा नहीं हो जाता है, नॉर्मल नहीं हो जाता है, तब तक के इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं उस स्टेट के अंदर। और वेस्ट ये बांग्लादेश के अंदर जो भी है हालात हो रहे हैं वो इसके लिए इलेक्शन कराने वाले नहीं है। अभी बड़े कत्लेआम अभी होने बाकी हैं इनकी, अभी तो शुरुआत हुई है, ये इतना आसान नहीं है। और ये जो किसी के इशारे पे कहा, हो सकता है इसमें अमेरिका भी पीछे हो सकता है, कि अमेरिका को ज्यादा बिल्कुल इंटरेस्ट है बांग्लादेश के अंदर इस समय। और चाइना का मुझे नहीं कह सकता हूँ कि चाइना का भी हो सकता है, लेकिन ये अमेरिका का ज्यादा इंटरेस्ट है, या हो सकता है जॉर्ज सोरोज का ही पैसा, सोरोज का ही पैसा इसमें आया हो, क्योंकि बिना पैसे के तो ये तो भूखे नंगे, ये कहाँ लड़ने वाले, बहुत दिन तक के चलेंगे। तो मुझे ये लगता है कि इसके पीछे साजिश है, इलेक्शन का जो ऐलान अच्छा करना हुआ ये सब साजिश है। और इसमें एक आध अभी और उनके मरेंगे लोग, आप देखिएगा, इतनी आसानी से नहीं होने वाला है ये, जितना लग रहा है देखने में। और देखिए क्या होता है। जी सर मैं जानना चाहूंगी कि यूनुस ने तो ये सारी चीजें चुनाव का ऐलान कर दिया,
लेकिन जैसे शेख हसीना के साथ जो चीज हुई, तख्ता पलट कर दिया गया, क्या सेम यूनुस के साथ हो सकता? पाकिस्तान और अमेरिका, चीन, ये लोग अपना प्रोपेगेंडा देख लगा देख करके यूनुस देखिए को। देखिए जो बांग्लादेश में चल रहा है इस समय, हम्म। तख्ता पलटने का तो वहां पर तो रिवाज है, पाकिस्तान में होता रहा है, तो हाँ। बांग्लादेश तो उसका भाई है, कोई नई बात तो है ही नहीं। या मेंटल लेवल तो चेंज हो नहीं सकता ना। और हम्म। आप देखिए कई मुस्लिम कंट्री के अंदर होता रहा है ऐसा। मैं ये नहीं कहूंगा जहां इस्लाम है वहां पर ऐसा है, लेकिन जी। मेजोरिटी में तो देखा गया तो चाहे अफ्रीका की कोई मुस्लिम कंट्री हो, वहां देख लीजिए आप। क्योंकि कई चीजें तो तलवार और बंदूक के नोक पर होती चली आ रही हैं। कुछ कंट्री भूखे मर रहे हैं लेकिन मानते नहीं है। सोमालिया वालिया देख लिया, वहां ज्यादातर अधिकतर मुस्लिम है। साउथ सूडान देख लिए, सब मुसलमान हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स होता क्या है कि ये एक दूसरे को लीडर देख नहीं सकते हैं। जी। मुस्लिम में ये तो बड़ी भारी कमी है। और मुस्लिम में क्या ये कहिए, इस्लाम जब से बना तब से पॉलिटिक्स होती रही, तब भी वर्चस्व की लड़ाई होती रही है, खलीफाओं के बीच में भी होती रही है। कई करबला देखी हुई, वो क्या था वहां, कोई हिंदू तो नहीं था ना, मुसलमान ही थे। जो करबला हुई, शहीद किए गए इमाम हुसैन, नवासे तो थे मोहम्मद साहब के, जनाब जी। रसूल खुदा के। तो इसी तरह आप किसी कंट्री के देखिए तो बंगाल भी जो है, मेजोरिटी तो मुसलमान ही है ना वहां पे। और जी। ज्यादा जी। वो परेशान लोग, अब ज्यादा जिद्दी लोग हैं। तो हमने देखा सिनी ये जब पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान होता था, तो ये जो पंजाब वाले पाकिस्तानी थे, जो इधर कराची वाले पाकिस्तानी, तो परेशान थे बंगालियों से। बंगालियों का मजाक हम्म। बनता था जब ये जाते थे बंगाली वहां पर। कभी वेस्ट पाकिस्तान जाना होता था, कराची लाहौर, तो इनका जी। मजाक बनता था, इनके ऊपर जोक थे। और वहां के बड़े जो कॉमेडियन थे, जो स्टैंडिंग क्या करते थे, कॉमेडी करते थे, वो बंगालियों को लेकर मजाक करते थे। आज भी वीडियो पड़ी हुई है। ये तो वैसे ही अच्छा। चिड़े चिड़े बैठे, नींद चढ़ा करेला है बंगाली। अब मैं बार बार बंगाली बंगाली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने वो दौर देखा है अपनी पैदाश के बाद। जैसे जी। बहुत छोटा था, 62 की जंग हुई, 71 में स्कूलिंग देखी हमने। उसके बाद से मैंने देखा बांग्लादेश बनता हुआ। मैं तो ओरिजिनली तो मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। मुझसे ज्यादा कौन जानता है इनके बारे में? मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि कैसे ये पाकिस्तान चलाता रहा, कैसे भारत पे कब्जा होता रहा, कैसे पीओके को उन्होंने तोड़ के ले गए अपने साथ। तो इनका तो है ही है। ये कोई भी इस्लामिक कंट्री देख लीजिए, एक ऐसा कंट्री है जहां पर बड़े मिलके हिंदू मुसलमान रहते हैं, वो इंडोनेशिया। क्योंकि उनका ओके। कल्चर, उनका हेरिटेज और उनकी जो एक व्यवस्था है, वो मिक्स है। बहुत ज्यादा देखिए उनका जो रुझान है वो सनातन की तरफ है। वहां पर ईद भी होती तो लगता कि ये कोई हिंदू त्योहार हो रहा है। वहां भी महाभारत होती, वहां भी जो है बाकायदा रामायण होती है। हम्म। मैं यहाँ पे प्रचार प्रसार सनातन के लिए करने नहीं बैठा हूं। मैं इस समय एक भारतीय जी। होने के नाते अपने पड़ोस के मुल्क में, जहां से हमको नुकसान होते रहे हैं, वहां पर एक दूसरी नई एक शुरू हो चुकी है, जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है आगे चल के। जी। हम नहीं चाहते वहां पे सरकार ऐसी बने जो भारत के लिए सरदर्द बन जाए। ऐसा ना हो कि हमारे दुश्मन को अड्डा बना के दे दे। ऐसा ना हो कि चाइना को दे दे बेस बनाने के लिए, कि मिलिट्री बेस, या अमेरिका जी। को दे दे मिलिट्री बेस बनाने। हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है, हम नहीं चाहेंगे। सीधी सी जी। बात है। सर, आपने बंगाल की बात कही तो मुझे अभी याद आ रहा है कि आज एक खबर मैंने देखी थी कि बंगाल में दूतावास जो है, बांग्लादेश का दूतावास है, वहां पर बंगाली जितने लोग हैं वो सारे हिंदू समर्थन जो है कि प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी और वहां पे कुछ एक्शन लिया जाए। और कलकत्ता पुलिस ने उन पर हमला किया है। एक दो सोशल मीडिया पर वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे थे कि लोगों को लगा है, खून बह रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? भाई, हम सरकार से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भारत सरकार से हम हमारे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जी। उनसे हम जो है हाथ जोड़ के कहते हैं, माने हमारे गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी से मैं कह सकता हूँ, कृपया करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। भाई बंगाल में हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन जी। लगा दीजिए। इस तरह चल नहीं पाएगा। ये दीदी क्या कर रही है मेरे सुनिए, ऐसा ना वो भी बांग्लादेश का ही पार्ट बन जाए। हम्म। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं जो दे हालात है यही कहते हैं जी, जी। कितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। वरना वो तो बांग्लादेश में हो रहा, वही तरीका यहाँ भी अपनाने की कोशिश की जाएगी। जो कर रहे होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन वहां पर ये इस टाइम वो स्टेट जो है वेस्ट बंगाल हमारी, वो डिजर्व करती है, उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मैंने कुछ कहा, ये कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई बात है बांग्लादेश से। जी सर। ये क्या अ, मुर्शिदाबाद के अंदर होता है, वहां वही के ना। देखा, वहां क्या होता देखिए, सबको पता है। बंद करवाइए इसको।
लगाइए राष्ट्रपति शासन, सेंट्रल रूल कराइए, अभी क्लीन अप हो जाएगा, ऑपरेशन क्लीन अप शुरू होगा। देखते हैं कितने लोग हैं वहां पर देशद्रोही। सर सोशल मीडिया पर भी ये सारे वीडियोस और इन सब चीजों को लेके आक्रोश काफी है भारत में देखा जा रहा है। लेकिन ये जो ऑल आइज ऑन, आपने भी देखा होगा ट्रेंड बहुत चलता है, ऑल आइज ऑन फलाना डिमका से चलते रहता है, तो वो आज जो हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, सरेआम जलाया जा रहा है शव को सड़क पर, तभी किसी ने वहां पर कुछ नहीं बोला, ना किसी राजनीति ने बोला, ना सेलिब्रिटी ने बोला, ना किसी विशेषज्ञ ने बोला। ये कहाँ गए मेरे समझ में नहीं आ रही है। वही कहाँ गए वो हमारे जो अपोजिशन के लीडर थे, जो उन्होंने ठेका ले रखा सारे मुसलमानों का, कहाँ गए? ये क्यों नहीं बोल रहे? ये सबकी बोलती बंद हो गई। कहाँ है वो लीडर? क्यों नहीं बोलते हैं? अखिलेश बोले ना, वो उनका लालू प्रसाद का बेटा बोले, केरला वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? हिंदुओं को बचाने की बात करते नहीं करते? निकल के क्यों नहीं? वामपंथी कहाँ चले गए सारे? ये मुस्लिम लीडर कहाँ चले गए? वो कहाँ है? हैदराबाद के भाई साहब, उनका बयान तो आया नहीं। और कौन है? मुसलमान तो कभी किसी को लीडर बनने नहीं देता ना। लेकिन मुसलमान, एक जो सुनिए, मुसलमान में एक उनके डीएनए के अंदर है, वो दूसरे को लीडर देख नहीं सकता है। किसी ने कोशिश करता है उसको हटाने की। ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है। मैं नाम लेके नहीं कह सकता हूं। एक हमारे मुस्लिम लीडर होते थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनको पसंद नहीं था कि कैप्टन रिजवी ये राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं, ये जाके टीवी कैसे बोलते हैं। मैं क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि तुमको अकल नहीं है, तुमने पढ़ाई नहीं करी है, तुम कुछ जानते नहीं हो। वो हटा दिए गए। मैं नाम लेके कह रहा हूं। अब आप लगा लिए कौन थे? मुस्लिम थे, उनको बड़ी परेशानी थी, दूसरा लीडर नहीं बनेगा। और ना खुद जाते थे मुसलमानों के बीच में, ना खुद जाते थे मुसलमानों के बीच के अंदर। परेशानी हमसे थी उनको। मुसलमान नहीं चाहता लीडर बने, और हमारे से तो मानता नहीं। मैं तो मुसलमान मानता ही नहीं अपने आप को, मैं तो शिया हूं, हिंदुस्तानी हूं, सनातनी शिया। तो बड़ी परेशानी थी हमसे। सर ये वही लोग हैं जो कि नीतीश कुमार ने, एक वीडियो वायरल था, नीतीश कुमार ने एक महिला के मुंह पे से नकाब नीचे किया, उस पे सब लोग टूट पड़े, अपने अपने राय लगाए, बहुत अन्याय हो गया, ये सारी चीजें बोली। ठीक है, माना मैंने वो गलत है, लेकिन आज वो सब लोग क्यों चुप्पी साथ बैठे हैं? इतना बड़ा एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा बिल्कुल साफ। अगर वो पिता समान है, उनकी उम्र के साथ पिता समान है, अगर उन्होंने एक बेटी का नकाब नीचे कर लो, तो किसी की बेइज्जती नहीं करी है। कुरान के हिसाब से, शरा के हिसाब से सर ढकने के लिए कहा गया, मुंह ढकने के लिए नहीं। इसको हिजाब बोलते हैं इतना। और औरत के हाथ को छुपाने के लिए कहा गया, ना कि चेहरा। ईरान में देख लीजिए, सिर्फ हिजाब पहनती हैं, ठीक है, मुंह नहीं ढकती हैं। मुंह ढकती हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो भी पुरानी औरतें, वहां पे मुंह इसलिए ढका जाता था, रेत के तूफान आते हैं, मर्द तो कपड़ा लपेटे रहते हो, रिंग, वो मुंह से ढक लेते हैं जब आता है। तो औरतों के लिए था ये, शरा में नहीं है मुंह ढकना। सर ढकना, बाल ढकना है, वो औरत की हया कही गई है। ना महरम यानी गैर मर्द के सामने वो सर नहीं खोल सकती है, मुंह के लिए नहीं कहा गया है। और इसको आप गलत एंगल से ले रहे हैं। अगर मैं नीतीश जी से मुझे पर्सनल वो नहीं है, ये कहिए कि वो एनडीए के लीडर है, तो मैं इसलिए बोलूंगा ना, जो सच है वो बोलूंगा। वो पिता समान है उस लड़की, बल्कि दादा के समान होंगे। अगर उसे कहा चेहरा बेटा खोल लो, तो इतना उन्होंने बुरा नहीं किया है, ये गलत बात है। मेरी बेटी होती, अगर उसके साथ किया रहा, तो भी मैं उसको कहता भाई पिता समान है। अगर मुंह खोलने के लिए कहा, एक बड़ा लीडर सामने मौजूद है, तो आप मुंह खोल सकती हैं, मना नहीं है, शरा के हिसाब से मना नहीं है। अब आप उसकी टांग घसीटते रहिए, सारे आ जाइए मुसलमान एक ही बात को लेकर के। जरा देखिए जॉर्डन में कैसे रहते हैं, जरा जॉर्डन की रॉयल फैमिली देखिए। अभी गए थे हमारे मोदी साहब, किस तरह से उनकी की फीमेल थी। अरे वो तो मोहम्मद साहब के रिश्ते, वो तो मोहम्मद साहब के 42वें 44वें हैं वंशज है भाई, जॉर्डन के किंग। उनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको ज्यादा है। हमारा जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, वो कहते नहीं कि, एक तो मैं बार बार बोलता हूँ कन्वर्टेड ज्यादा है वहां, क्या 70-75% कन्वर्टेड है। तो नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है ना, मुसलमान साबित करने की, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। जरा देखिए जाके ईरान में मुंह कहाँ ढकते, सब छोड़िए, लेबनान के देखिए, अब कंट्री के लिए ट्यूनिजिया, बर्तानिया, अल्जीरिया, लीबिया, कहां पर वहां पर यहाँ पे औरतें स्कर्ट पहनती हैं, वहां कहां पर ये ऊपर से अबाया लपेट के जाती हैं। सिर्फ सऊदी अरेबिया, ये मिडिल ईस्ट का, वहां का रिवाज है, ट्रेडिशन, तो वहां की औरतें पहनती हैं।
लेकिन मुंह ढकने का तो कहीं पे नहीं है। मुंह खुला रख, सर ढकने के लिए कहा गया जिसको हिजाब कहते हैं, और औरतों के हाथ को भी छुपाने के लिए कहा गया और पैर को छुपाने के लिए कहा गया है। कुरानिक है, इस्लामिक है। जो भी सुन रहा होगा इस टाइम मेरी बात को काटे, लेकिन सर दर्द हो रहा है क्योंकि वो पीछे पड़ गए उनके नीतीश कुमार जी के। उनको ऐसे गलत नहीं किया। हाँ, इस मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है, केवल नीतीश कुमार पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बस जानते नहीं, पढ़ते जी नहीं, जी पढ़ते नहीं है। शराब पढ़ लो पहले ठीक से, क्या क्या है। बहुत सारी गंदी बातें भी होती है, मैं जानता हूँ। मैं तो सारे धर्म पढ़ रहा हूँ ना। सर, एक बोलिए। विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि भारत को बांग्लादेश वाले मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए, या उस मैटर पे कुछ बोलना चाहिए, या फिर वेट एंड वॉच वाले मूड में रहना चाहिए? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से इल्तिजा करूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि वहां के लोगों की, खास करके हिंदुओं की, बिजनेसमैन है, हिंदू परिवारों की, इनके बच्चों की सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए उनसे, वरना फिर अंजाम बुरा होगा। थोड़ी देर लगेगी, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है। हम इन्वेजन करेंगे, जैसे तुमको मुक्ति दिलाई वैसे हम कब्जा भी कर लेंगे। खुली बात है, ऐसी कंट्री पर कब्जा करना चाहिए, लोगों को सुधारना चाहिए, एक जंग और सही। लेकिन इस तरह बेबसी से जो खबरें आ रही है वो देख के अच्छा नहीं लग रहा है, तकलीफ भी हो रही है, दुख हो रहा है, वो ठीक नहीं है। भारत सरकार को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और ना समझ में आए तो हमें मिलिट्री को इन्वेजन करना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम।